हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्वांट के डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ के पार्ट 2 को देखेंगे, यानी कि मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2 आज ये रहने वाला है। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है इफ 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 16 टाइम्स ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर देन फाइंड हाफ ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, डिफिकल्ट हालांकि नहीं है, बस आपकी अप्रोच बढ़िया होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इसको बेसिक मेथड से करने जाऊंगा तो यहाँ इसको मैं a मान लूंगा, इसको मैं b मान लूंगा। अब यहाँ मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला कुछ बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ मुझे और कुछ नहीं करना होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब को एक्सपेंड कर देना है और बाद में LHS को RHS के इक्वल कर देना है। जैसे कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये होता है, और सेम चीज को मैं थोड़ा चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, सबको पता होगा। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो जो नीचे वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ज़्यादा सुइटेबल है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ मुझे खाली a प्लस बी ही करना पड़ रहा है ना, हर जगह a प्लस बी करना पड़ रहा है, और a इंटू बी तो मैं कर ही लूंगा। ठीक, लेकिन ऊपर वाले में क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे करना पड़ जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको उसको बेसिक से करना है तो नीचे वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेट कर देना होगा LHS RHS को, वहां से a और b आ जाएगा। लेकिन हम बेसिक से नहीं करेंगे, हम इसको वैल्यू पुटिंग से निकालने का देखेंगे और बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना कैसे होता है। हमको बेसिकली एक बार एक वेरिएबल को जीरो कर देना है, दूसरी बार दूसरे को जीरो करके देखना है। ठीक है, अगर मैं पहली वाली सिचुएशन में, पहली कंडीशन में यहाँ y को सपोज मैं जीरो कर लेता हूँ, ठीक है, एंड x को तो जीरो नहीं कर सकता, सब कुछ जीरो हो जाएगा फिर तो x को मैं कोई और वेरिएबल मान लेता हूँ, सबसे छोटा नंबर मान लेता हूँ। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1, तो मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक, अब जैसे ही मैंने y को जीरो किया तो y वाला सारा टर्म जीरो हो गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, और x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब यानी 64, अगेन 4 का क्यूब यानी 64 इज इक्वल टू 16 इंटू a इंटू 1 क्यूब यानी 16a आ जाएगा। ठीक है, तो 16 से अगर मैं काटना चाहूंगा तो 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब दूसरी सिचुएशन में अगर मैं x को जीरो करना चाहूंगा, ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने वाली बात इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे ही मैंने x को जीरो किया ना, इसको हटाता हूँ पहले, जैसे ही मैंने x को जीरो किया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। यहाँ से मुझे मिला क्या, बेसिकली ये मुझे मिला 8y क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 8y क्यूब इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो इक्वल टू जीरो फॉर्म आ रही है, तो यहाँ से तो कुछ मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको चेक करके देखना है बस, क्या ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं आ जा रही, ऐसे कोई इक्वेशन तो नहीं बन जा रही जहाँ जीरो इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, तो वैसे ही आपको वेरिएबल नहीं लेना है। तो इसीलिए यहाँ मैं x की वैल्यू को जीरो नहीं लूंगा। ठीक है, कुछ और लूंगा यहाँ पे। अब x की वैल्यू जीरो नहीं ले सकता हूँ तो 1 ले लेता हूँ। ठीक, x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, अब y की वैल्यू अगेन जीरो नहीं लूंगा वरना सब कुछ सेम हो जाएगा ऊपर जैसा, तो y को भी मैं 1 लेके देखता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो जैसे ही मैंने x को 1 किया, y को 1 किया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखते हैं जरा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का क्यूब यानी 6 का क्यूब, कितना होता है 216, प्लस ये आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 का क्यूब यानी कि 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सब कुछ 1 हो जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स a प्लस बी। तो अगर इसको मैं 8 से काटता हूँ तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 1 टाइम्स, ये आपका कट जाएगा कितना 27 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा a ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 28, यानी a प्लस बी आ जाएगा 28/2 यानी कि 14, जिसमें से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 8 मुझे पता है, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, a 8 आ रहा है, b 6 आ रहा है, तो यार इस वाली टर्म में अगर मैं रखता हूँ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 और 6 का आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्टली ये वाला जो टर्म है ना, ये मुझे मिल जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 10 यानी कि 5 मेरा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 5 आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आपको पहले ये देखना है कि किसी वेरिएबल को जीरो करके कोई ऐसा जीरो इक्वल टू जीरो वाला टर्म तो नहीं मिल रहा है, तो आपको वेरिएबल को जीरो करके उसको हटा देना है। जैसे मैंने पहले वाले में हटाया, y को जीरो किया, वहां से मुझे जीरो इक्वल टू जीरो जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, और y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 1 पुट करने से मेरे a की वैल्यू आ गई 8। दूसरी बार में अगर मैं x को जीरो करने जा रहा था तो वहां मुझे जीरो इक्वल टू जीरो मिल रहा है, इसीलिए यहाँ मैं x की वैल्यू जीरो नहीं लूंगा, x की वैल्यू कुछ और ले लेता हूँ। तो मैंने 1 मान ली, ठीक, x 1 मान लिया, y भी 1 मान लिया, तो वहां से मेरी a प्लस बी इक्वल टू 14। अब a 8 पहले से आ गया था तो b की वैल्यू आ गई 6।
अब जो आपसे पूछा है वो आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वैल्यू पुटिंग जो है काफ़ी बढ़िया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन बोलता है अ सम ऑफ रुपीज 12,000 amounts to rupees 20,736 in 3 years at a certain rate percent per annum. Interest compounded annually. What will be the amount of the same sum in 2 years at the same rate on compound interest? यानी कि आपसे बोलता है 12,000 रुपया आपका 3 साल में 20,736 रुपया हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है पर साल में, अगर आपका लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका 12,000 जो है वो 20,736 हो गया 3 साल में। तो आपसे बोल रहा है कि जो सेम अमाउंट है 12,000 वो 2 साल में कितने अमाउंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है और आसान सवाल है, इसको आप देखना किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको स्टार्टिंग में प्रिंसिपल दे रखा था 12,000 रुपया, है ना। अब ये 12,000 आपका कितने में बदल जा रहा है, ये चेंज हो जा रहा है 20,736 में 3 साल में, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कितने टाइम से ज्यादा हो गया है, यानी 12,000 आपका 20,036 जो हो गया है 3 साल में, तो कितने गुना हो चुका है वो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम क्या करेंगे 20,736 को 12,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इतना गुना हो चुका होगा वो 12,000 का। अब ये हो गया आपका 3 साल में, तो 1 साल में कितना हो रहा होगा ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका क्यूब रूट कर देते हैं, ठीक है। ये शायद आपको पता ही होगा, इसका हम क्यूब रूट कर देंगे। तो अब हमें अंदर वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि अंदर वाला जो टर्म लिखे हैं वो क्यूब रूट के फॉर्म में आएंगे। तो नीचे क्या दिख रहा है मुझे 12,000 दिख रहा है, तो 12,000 को मैं किससे डिवाइड करूंगा कि ये क्यूब रूट वाले टर्म मिल जाए। तो नीचे मुझे पता है कि अगर मैं 1,000 बना लेता हूं तो 1,000 10 का क्यूब होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ अगर मैं इसको 12 से सॉल्व करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 1,000, यहाँ मुझे मिलेगा 1,000। तो अगर इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 12 1 is 12, उसके बाद 7 are 84, उसके बाद आएगा 2 times 24 और 9 6 यानी 8 टाइम्स, ठीक है। ये मुझे मिल गया है, यानी कि ये क्या दिख रहा है मुझे, नीचे वाला दिख रहा है मुझे 10 का क्यूब और ये वाला दिख रहा है मुझे 12 का क्यूब, यानी कि ये और कुछ नहीं, ये 12/10 है। यानी कि मुझे क्या दिख रहा है, हर साल जो मेरा रेट है ना वो 12/10 के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब जो मुझे अगला अमाउंट मिलेगा 1 साल के बाद वो 12/10 के हिसाब से बढ़ेगा। तो यहाँ से मुझे रेट क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा रेट इज इक्वल टू 20%, ठीक है। 20% रेट हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो 12/10 के हिसाब से आपका बढ़ रहा है। एंड प्रिंसिपल आपका कितना था 12,000, तो 12,000 को कुछ नहीं करना है मुझे, 12/10 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, ये 10 से 2 जीरो आपके कट जाएंगे ये, और 12 का क्यूब करना है बेसिकली, तो ये आपको पता ही है कितना होता है 1728 और एक जीरो बच गया, तो 17280 यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफी कॉमन सवाल है और इसके हिसाब से आप मतलब ये आपका बेस्ट मेथड रहेगा, ऐसे आपको करना चाहिए। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है एट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपका लग रहा है, और दूसरा है अगर सिंपल इंटरेस्ट पे आपका रेट लग रहा है, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, आपको ये बोल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, प्रिंसिपल है, वो 4 गुना हो जा रहा है 5 साल में, ठीक है। 5 साल के अंदर 4 गुना हो जा रहा है, तो वो अपना 16 गुना कितने टाइम्स हो जाएगा अगर आपका रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहा है, दूसरा अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं होता, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हमसे पूछता है ना, अगर हमसे पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, जैसे कि मुझे पता है, अगर मैं मान लेता हूं मेरी स्टार्टिंग में जो मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल है वो 1 है, ठीक है। अभी 1 से कितना हो जा रहा है, 1 से हो जा रहा है ये 4, कितने साल में, 5 साल में। यानी कि जो भी मेरा प्रिंसिपल था उसका 4 गुना हो जा रहा है ये 5 साल के अंदर। यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1:4 मिल रहा है मुझे 5 साल में। तो ये रेशियो आपका हर जगह कांस्टेंट रहेगा, यानी हर 5 साल की साइकिल में आपका 1:4 कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सेम रहता है। जैसे ये इन 5 सालों में तो क्या हुआ है 1 से 4 हो गया, तो अगेन अगले 5 सालों में इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 1:4 मुझे दोबारा मिलेगा। तो अगर ये 1 का मान 4 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि 1 से 16 होने में कितने साल लग रहे हैं, तो यहाँ 5 साल लगे, यहाँ 5 साल अगेन लगेंगे मुझे, ठीक है। तो 5 और 5 यानी कि 10 ईयर्स मेरा आंसर आ जाएगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पूछता है तो पहले वाले का आंसर तो 10 साल आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगेन अगर मैं स्टार्टिंग में प्रिंसिपल को 1 रुपया मान लेता हूँ, ठीक है, 1 मैंने मान लिया। अब क्या होगा, 1 हो चुका है। अब अगले 5 सालों में ये 4 टाइम्स हो जाएगा, अपना 4 गुना हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में पता है क्या होता है, रेशियो वाला फंडा नहीं लगता है यहाँ पे आपको देखना होता है ना कि कितना मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है इन 5 सालों में। जैसे ये प्रिंसिपल 1 था, तो अब मुझे टोटल मेरा अमाउंट हो गया 4, तो इस 4 के अंदर क्या है, 1 पहले से छुपा हुआ है जो हमारा प्रिंसिपल था ये वाला, है ना, और इसके अलावा +3 की जो होगा ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है। यानी क्या देख रहा हूं मैं, यानी मैं देख रहा हूं, यहां लिख देता हूं इसको मैं,
यानी मैं देख रहा हूं कि 5 साल में मुझे 3 रुपए, अगर 3 रुपए या यूनिट जो भी आप मान लीजिए, 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है एसआई। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा था कि 16 गुना हो जा रहा है, यानी 1 से 16 हो जा रहा है। 16 का मतलब हुआ क्या, 16 का मतलब हुआ 1 + 15, यानी कि एक जो प्रिंसिपल है वो तो कांस्टेंट है आपका, जो प्रिंसिपल पहले था, उसके साथ साथ 15 का सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 16 सालों में। 16 सालों में 15 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां मैं देख रहा था 3 अगर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे 5 साल लग रहे थे। तो इस तरीके से लिख लीजिए, 3 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे 5 साल लग रहे थे। तो अगर मुझे 15 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स है ये, तो इंटू 5 मुझे यहां भी करना होगा, यानी 5 पंजे 25 साल मुझे लगेंगे इस बार। यानी कि मैं क्या देख रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होगा तो 25 साल मुझे लग रहे हैं। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट है वो 4 गुना हो जा रहा है 5 साल के अंदर, तो मेरे से बोलता है अगर 16 गुना होगा तो कितने साल लग जाएंगे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे लग रहे हैं 10 साल। वहीं अगर वो बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बल्कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आप लगाइए, और अगर 1 साल में अगर 5 साल में कोई पर्टिकुलर अमाउंट 4 गुना हो जा रहा है तो 16 गुना वो कितने साल में होगा, तो तब आपका आंसर होगा 25 साल। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेशियो वाला फंडा लगता है, एंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको देखना होता है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर मिला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। ठीक है, तो यही एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, और जो हल्की फुल्की डाउट होगी आई होप आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो ऐसे इसको करना है आपको। A and B together borrowed a sum of rupees 51,750 at an interest rate of 7% per annum compound interest in a way to settle the loan. A paid as much amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing. The sum in rupees borrowed by A was. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये बोल क्या रहा है वो हम समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों ने मिलकर कुछ पैसा उधार लिया, 51,750 रुपीज उनने उधार लिया, और 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिया। ठीक है, कुछ पैसा ए ने लिया, कुछ पैसा बी ने लिया, दोनों ने 7% पर एनम के हिसाब से उधार लिया। अब क्या बोला, जब अमाउंट पे करने की बात आई तो ए ने क्या है 3 साल के अंदर उतना अमाउंट पे किया जितना बी ने 4 साल के अंदर अमाउंट पे किया, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, साफ साफ बोला है कि ए ने 3 साल में जो अमाउंट किया वही बी ने 4 साल के अंदर अमाउंट पे किया। तो जितना ए ने उधार लिया था वो आपसे पूछा है कितना उधार लिया था। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या हम इसको किसी शॉर्ट अप्रोच के साथ कर सकते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मेथड देखते हैं क्या बोलता है, कैसे करना है। देखिए होता क्या है ना, ये बोल रहा है कि ए ने 3 साल के बाद कुछ अमाउंट पे किया और वो अमाउंट बराबर था जितना बी ने 4 साल के बाद पे किया। तो अमाउंट वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और मान लेता हूँ कि ए ने ए अमाउंट जो है उधार लिया था, ठीक है 51,750 का कुछ अमाउंट लिया था, और वो अमाउंट है ए जो उन्होंने उधार लिया। तो अगर यहाँ मैं अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाऊं 3 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा जो ए पे कर रहा है, तो ये कितना हो जाता है 1 + r/100। आर कितना है 7 है, रेट आपका की पावर n, टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम लग रहा है 3 साल। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, और ये बराबर होगा जितना बी ने 4 साल के बाद पे किया अमाउंट। तो बी का अमाउंट अगर मैं बी मान लेता हूं, जितना उसने उधार लिया था वो बी हो जाएगा, और अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 + r/100 की पावर n, यानी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस बार 4 साल में ये क्या है अमाउंट पे करता है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो यहाँ पे 1 + 7/100 की पावर 3 से यहाँ के 3 कट जाएंगे और यहाँ केवल 1 + 7/100 ही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b = इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 107/100। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे a + b कंबाइंड अगर मैं करता हूँ तो ये इन दोनों को अगर 107 यूनिट और 100 यूनिट मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 207 यूनिट, और इन 207 यूनिट का मान कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है 51,750। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 207 यूनिट का मान इतना है, 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो मेरे से क्या पूछा है 107 यूनिट का मान मेरे से पूछा है जो कि ए का है। यहाँ पे साफ साफ आ रखा है ना 107, तो यही मुझे बताना है जो अमाउंट उसने बोरो उधार लिया था ए ने। ठीक, तो 207 यूनिट का मान है 51,750। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा ये, अब देखिए 51,15175। अब सारे ऑप्शन मुझे क्या दिख रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर दिख रहा है मुझे, कोई राउंड ऑफ में नहीं है, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितने टाइम्स कटेगा, यहाँ मुझे 7 दिख रहा है यूनिट डिजिट, यहाँ 5 दिख रहा है, यानी कि कुछ 5 आना चाहिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ या तो 5175 या 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा। 15 होगा नहीं, कम हो जाएगा, 35 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 3 6 होता है, तो 6 से ऊपर नहीं है। तो 15 नहीं है, 35 नहीं है, तो ये 25 होगा। ठीक है, पूरा पूरा 25 टाइम्स कट जाएगा, और एक जीरो यहाँ भी है, तो इस जीरो की वजह से ये जीरो लग जाएगा, यानी कि 250 गुना है ये। तो 1 यूनिट का मान आ गया 250, तो आपसे क्या पूछा है 107 यूनिट का मान, तो कितना हो जाएगा 107 × 250 मुझे करना है। ठीक है,
तो अगर 0 की जगह 0 आ जाएगा, 25 7 जा करूंगा तो 175 और कैरी बचेगा 1, 0 हट जाएगा, 25 एक 25 और एक कैरी बचा 26। ठीक है, तो 26750 यानी कि ए वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो ये तो एकदम बेसिक मेथड रहा और इसमें आप मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर तो कर ही लेंगे। जब क्वेश्चन पढ़ना हो जाएगा उसके बाद 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या इसमें हम शॉर्ट अप्रोच सोच सकते थे। तो यहाँ ना क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के बाद उतना अमाउंट पे कर रहा है जितना कि बी 4 साल के बाद पे कर रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान देना कि ऑब्वियसली यहाँ पे ए ने ज्यादा उधार लिया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा अमाउंट इक्वल आता है ना, ये जो मैंने अमाउंट लिखा था ये स्टार्टिंग में, कहाँ गया? हाँ, ये जो अमाउंट मैंने इक्वल लिखा था ये आपका क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है। तो भैया सेम रेट सेम लग रहा है, तो ए का जो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो ऑब्वियसली बी के 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होगा, है ना। जो सीआई ए है वो ऑब्वियसली कम होगा यहाँ सीआई बी से, क्योंकि 4 साल के लिए बी दे रहा है और ए 3 साल के लिए दे रहा है और आपका रेट सेम है एकदम। तो ऑब्वियसली ये सीआई बी जो ज्यादा है, इसका मतलब जब हम अमाउंट को बराबर करेंगे तो अमाउंट बराबर होने के लिए आपका जो लोन लिया हुआ अमाउंट जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला ऑब्वियसली बी का कम होगा। अगर मैं पी मान लेता हूं तो पी ए ज्यादा हो जाएगा पीबी से। बस ये सोचने वाली बात थी और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ये दिमाग में आप सोच लेंगे, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपको आइडिया होगा यार कि अमाउंट जो है ना वो बराबर हो जा रहा है, ए 3 साल का बाद और बी के 4 साल के बाद अमाउंट बराबर हो जा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कंपाउंड इंटरेस्ट से भी रेट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बी का ज्यादा होगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट बी का ज्यादा होगा, सेम रेट है, इसका मतलब बी ने कम उधार लिया होगा, जो बी का प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कम होगा। अब यहाँ देखिए 51,750 था आपका टोटल अमाउंट, इसमें से कुछ ए का शेयर होगा, कुछ ए ने लिया होगा, कुछ बी ने लिया होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि ए ने ज्यादा उधार लिया होगा, तो अगर मैं इसका आधा कर लेता हूँ 51,750 का आधा कितना हो जाएगा 25, कुछ 900 के करीब आएगा, 25,875 इतना करीब आ रहा है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आधा 25,875, तो इससे ज्यादा आना चाहिए। तो इससे ज्यादा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, खाली ए वाला, इसीलिए ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। बाकी सब छोटे दिख रहे हैं ना, 25,000, 24,000, 25,650, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मुझे उससे ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ए होगा। यहाँ आप ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेशन से, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन बोलता है कि n is equal to 475ab is a positive integer whose tens and unit digits are a and b respectively. If n is divisible by 5, 8 and 9 then find 10a plus b। यानी कि n कोई नंबर है 475ab, ठीक है, इस तरीके से कोई नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसके टेंस और यूनिट डिजिट a और b हैं, जैसा कि दिख ही रहा है हमको। अब बोल रहा है कि n जो है वो 5, 8 और 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो आपको 10a प्लस b का मान बताना है, ठीक है। अब इसकी हम बेस्ट अप्रोच देखेंगे, कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं ये नंबर जो है ये 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर मैं 5 into 8 कर लेता हूँ तो कितना हो जाता है, 8 5 40। यानी कि ये जो गिवन नंबर है ये आपका 40 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे ये 40 से डिविजिबल होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, इसका मान 0 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि कोई भी नंबर जो 40 से पूरा पूरा डिवाइड होता है उसकी यूनिट डिजिट और कुछ नहीं होगी बल्कि 0 ही होगी। तो यहां से डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, b का मान 0 मिल गया मुझे, ठीक। यानी कि ये जो पूछा है इसमें b 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा 10a। अब 10a का मतलब 10 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो 20 हो सकता है इसका आंसर, 25 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, या 60 भी हो सकता है। तो 20 और 60 में से कोई आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना तो पता चल गया, या तो मेरा आंसर 20 होगा या 60 होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो गिवन नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होता है। अब मेरे पास नंबर क्या बच गया, 4 7 5 a और 0, ठीक। अगर ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल होता है तो इसमें जिन भी नंबर्स का सम, जिन भी डिजिट्स का सम 9 बन रहा है उनको मैं हटा सकता हूं। जैसे 4 और 5 9 होता है। अब 7 और क्या मिलके 9 बनेगा, तो a का मान 2 मुझे मिल रहा है, 2 हो सकता है, 7 और 2 9, यानी कि 20 वाला मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर 6 ले लेता हूँ, एक ही जगह 6 लेता हूँ, 7 और 6 13, जो कि 9 नहीं है, इसका मतलब यही वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा, ए वाला, ठीक। इस तरीके से आपको सोचना है और 10 से 15 सेकंड के अंदर इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद 10-15 सेकंड के अंदर आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया मैंने, b मैंने फटाफट निकाल लिया कि यार b का मान 0 आएगा क्योंकि 40 से डिवाइड हो रहा है, तो यार b 0 ही पॉसिबल है। जैसे ही मैंने b 0 किया, मुझे क्या मिला, 4 7 5 a0, ठीक। अब 9 से भी डिविजिबल हो रहा है ये नंबर, तो यहाँ 5 और 4 9 हो जाएगा। 7 के साथ क्या मैं ऐड करूंगा कि 9 बन जाए, तो a मुझे 2 मिल रहा है, तो डायरेक्टली मैं 20 में भी जा सकता हूँ, 60 में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर ए वाला करेक्ट होगा। तो ये आपकी बेस्ट अप्रोच है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ 9 डिजिट नंबर 7p5964q28 is completely divisible by 88 then what is the value of p square minus q for the largest value of q where p and q are natural numbers। यानी कि आपसे बोल रहा है ये जो नंबर है
लंबा चौड़ा सा नंबर है, ये 88 से डिविजिबल होता है। यानी कि आपको क्या है, 88 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है 88 का। तो हमने ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी कर रखा है। हम क्या करेंगे, 88 को हम इसको स्प्लिट करके 8 इंटू 11 कर देंगे। अब एक बार हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, एक बार 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे बाद में। ठीक, पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए जो आखिरी के 3 डिजिट्स है यानी Q28 ये आपका 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही है यार, अगर मैं यहाँ Q की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, 0 तो होगा नहीं क्योंकि वैल्यू, और 0, हाँ पहली बात 0 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए Q की वैल्यू 0 भी नहीं होगी, और वैसे भी आपका 0 to 8 तो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं Q की वैल्यू 1 लूंगा तो ये हो जाएगा आपका 128। तो 128 तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, 8 इंटू 16 होता है। ठीक है, तो यानी 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो Q की वैल्यू 1 मुझे मिल गई, 1। ठीक, Q की वैल्यू हो गई 1। अब अगली Q की क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, तो जैसे मेरे को 128 एक नंबर मिला, तो अगला वो नंबर क्या होगा ना, वो पता करने के लिए हमको इसमें 200 ऐड कर देना है। ठीक, क्योंकि आखिरी के 2 डिजिट सेम रहने हैं, तो 128 में 200 ऐड करूंगा 328, ये अगला नंबर होगा जो 8 से डिवाइड होता है, जिसके आखिरी के 2 डिजिट्स 28 रहेंगे। ठीक है, ये कॉमन सी चीज है यार, क्योंकि 100 ऐड करूंगा तो 100 तो आपका 8 से डिवाइड नहीं होता ना पूरा पूरा, 200 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक नंबर मुझे 128 मिल गया, तो आखिरी के अगर 2 डिजिट 28 ही रहने हैं तो मुझे 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा। यानी 1 के बाद Q की वैल्यू 3 पॉसिबल है, फिर अगेन उसी तरीके से 5 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है और 9 पॉसिबल है। इतनी सारी वैल्यूज Q की पॉसिबल है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Q, यानी Q की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, तो बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, यानी Q की वैल्यू 9 लेनी है, मुझे इतना उसने बता दिया। ठीक है, अब मुझे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। अब जो आपके पास वैल्यू थी ना 7P5 964, Q की जगह मैं लिख दूंगा 928। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपको लगाना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। कैसे लगाऊंगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 और 8 कितना हो गया, 35। ठीक, यहाँ से 35 मिल गया। अब दूसरा वाला लगाता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 6 30, 9 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका 15 और P। ठीक, यानी ये हो गया 15 प्लस P। तो आपको पता होना चाहिए यार, ये जो दोनों नंबर्स मैंने लिखे हैं, अगर ये पूरा नंबर गिवन नंबर आपका 11 से डिविजिबल होता है तो इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, अब यहाँ पे कौन से नंबर से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब क्योंकि P की वैल्यू जो है, P की वैल्यू यार मैक्सिमम 9 ही पॉसिबल है, तो यहाँ 35 में से मुझे 15 प्लस P को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वैल्यू आ सकती है या तो 0 आ सकती है या 11 आ सकती है, या 11 का मल्टीपल 22 आ सकती है, 33 आ सकती है, बाकी तो हम लेंगे नहीं, इतनी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक, अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 माइनस P। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि P की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक, 11 लूंगा तो 11 पॉसिबल होगा बिल्कुल। ठीक, तो यहां से अगर इसकी वैल्यू 11 लूंगा तो P कितना आ जाएगा, 9 मिल जाएगा मुझे। ठीक, अगर मैं 22 ले लेता तो ये कितना बन जाता, 20 माइनस P इज इक्वल टू 22, तो P की वैल्यू आ रही माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो केवल और केवल 9 ही पॉसिबल है P की वैल्यू। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट कर लेनी है और जल्दी आपको आंसर निकालने को देखना है। ठीक है, P9 आ गया आपका, Q9 आ गया, तो क्या हो जाएगा, पूछा क्या था, P स्क्वायर माइनस Q, यानी 81 माइनस 9 यानी कि 72 आपका आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक, क्या किया हमने, 8 के लिए पहले देखा, फिर 11 के लिए देखा और बाद में दोनों को कंबाइन कर दिया। 8 के लिए मुझे पता है कि Q की वैल्यू 1 या फिर उसमें मुझे 2 ऐड करते रहना है, 1 3 5 7 9। सबसे बड़ा वाला बोला है तो 9 वाली पॉसिबल है, बाकी सारी नहीं है, तो Q मुझे मिल गया 9। 11 के लिए आपको पता है क्या डिविजिबिलिटी, क्या इसका तरीका होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, ऑल्टरनेट नंबर्स को आपको ऐड करना होता है और बाद में उनका जो डिफरेंस है वो 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, ये देखना है, वहां से मुझे P मिल गया 9 और जो आपसे पूछा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो यार आपकी अप्रोच ना बढ़िया रहनी चाहिए एग्जाम में, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अल्टीमेटली एग्जाम भी आप क्रैक कर पाएंगे। ये बोलता है कि इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट्स BC एट D, और परपेंडिकुलर टू AD फ्रॉम B इंटरसेक्ट्स AD एट E, a line segment through E and parallel to AC intersects BC at G and AB at H. If AB is equal to 26, BC 28, AC 30 सेंटीमीटर, find DG। ठीक है, जैसा जैसा बोलता आ रहा है वैसा वैसा आपको कंस्ट्रक्ट करते रहना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बोल रखा है, ABC को ट्राइंगल है। ठीक है, तो ABC ट्राइंगल में बना लेता हूं, इस तरीके से कोई ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल सा ट्राइंगल ऐसे ही बनाया जाता है, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक, अब बोलता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट्स BC एट D, पहले तो उसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो जाएगा आपका ABC। अब A से एक बाइसेक्टर आ रहा है जो कि BC पे D पे कहीं पे जाके मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैं बना देता हूं, ये बाइसेक्टर हो गया आपका।
जो BC पे D पे कहीं पे जाके मिल रहा है। ये हो गया आपका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को इस तरीके से दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अ परपेंडिकुलर टू AD फ्रॉम B, ठीक है। B से एक परपेंडिकुलर AD पे खींचा जाता है, जो कि AD पे कहीं E पे जाके मिलेगा, ठीक। तो B से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं इस तरीके से, परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ये E पे कहीं पे जाके मिलता है, ये बोल रहा है। उसके बाद बोला है, अ लाइन सेगमेंट थ्रू E एंड पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट्स BC एट G, यानी कि E से एक लाइन जा रही है जो कि AC के पैरेलल है और BC को कहीं G पे काट रही है, ठीक है। यानी ये इस वाली लाइन के पैरेलल है, इस तरीके से दिखाते हैं। इसके पैरेलल E से एक लाइन जा रही है इस तरीके से, और जो कि आपका कहाँ पे मीट कर रही है, BC एट G पे कहीं पे मीट कर रही है। G पॉइंट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब बोला है एंड AB एट H, यानी कि इसको दूसरी साइड पे ले आना पड़ेगा, दूसरी साइड भी कर लेते हैं इसको आगे, तो ये यहाँ कहीं H पॉइंट पे मीट कर रही है। अब बोलता है AB आपका 26 है, ये पूरा आपका 26 सेंटीमीटर है, ठीक। BC आपका 28 है, ये आपका पूरा 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, AC आपका 30 है, ये पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि आपको DG का मान बताना है, यानी ये वाला मान आपसे पूछा है, कौन सा, ये वाला DG आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बतानी है लेंथ, ठीक है। बढ़िया सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है, और इसमें एक दो अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो आप ध्यान से समझना, ठीक। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जरा सबसे पहली चीज मुझे दे रखी है कि एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, ये जो आपका AD दे रखा है ना, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये सामने वाली दो साइड को पता कर सकते हैं। जैसे BD और DG को मुझे फाइंड करना है, BD और DG का मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा, जिस रेशियो में जो ये साइड दे रखी है, 26 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंगल की एडजेसेंट वाली साइड्स, उसी रेशियो में आपकी उसकी ऑपोजिट वाली साइड भी डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ 26:30 है, इसको मैं अगर फर्दर डिवाइड करता हूँ 26:30, यानी कि 13:15 के रेशियो में ये दोनों साइड डिवाइड होंगी। यानी कि अगर ये वाली लेंथ आपकी 13 यूनिट्स है, तो ये वाली लेंथ आपकी 15 यूनिट होगी, ठीक है। यानी BD आपका 13 है, तो DC आपका 15 यूनिट होगा। अब दोनों को कंबाइन करता हूं तो 15 प्लस 13 कितना हो गया, 28, और 28 यूनिट का मान है 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये 13 जो है ना सेंटीमीटर में ही है, क्योंकि एक यूनिट आपकी 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर मुझे साइड मिल गई, ठीक है। इतना हो चुका है। अब इसके बाद आपसे आगे पूछा आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे 90 डिग्री का यूज करना है। जैसे ये 90 डिग्री जो दे रखा है, ये वाला 90 डिग्री का मुझे यूज करना है कुछ। क्या करूंगा मैं, BE को आगे को बढ़ा लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। BE को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा लेता हूं, और कहीं सपोज करिए P पॉइंट में मिल रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ ना, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान देना। ये जैसे 90 डिग्री मिल गया मुझे, ये वाला पहले से था, इसके एडजेसेंट ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं। ये दोनों साइड आपकी बराबर है, ये आपका 90 डिग्रीज है। तो जो दोनों ट्राइंगल में तीसरी साइड होगी, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, ठीक है। या तो इतना समझ में आ गया। यानी ये दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर ट्राइंगल्स मिल गए। और इसमें भी अगर आप गौर करेंगे तो ये साइड क्या है, ये ट्राइंगल आपका ABP, अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं ABP, तो आप ध्यान देंगे इस तरीके से, अगर ये 90 डिग्रीज है यहाँ पे और ये दोनों एंगल बराबर है, ये सब बराबर है, तो क्या ये मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज मिल रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल डेफिनेटली मिल रहा है, ठीक है। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो राइट ट्राइंगल को मिला के एक ट्राइंगल बनता है, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, और तीसरी तो कॉमन ही हो गई। यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। तो वैसे यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABE, ये और आपका कौन सा वाला AEP, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पे इस 90 के अपोजिट साइड मुझे दिख रही है 26 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इस 90 के ऑपोजिट साइड भी आपका 26 सेंटीमीटर होगा। यानी A से लेकर P तक का मान मुझे 26 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक। तो ये 26 हो गया, बचा हुआ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज और समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, यहां तक ये हो गया। अब हम यहाँ पे ना, अब जैसे ये E पॉइंट जो था, आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी, E जो है ये BP का मिड पॉइंट है। इतना तो समझ गए होंगे ना, BP पूरे लाइन का मिड पॉइंट है। जैसे ये BP था, BP लाइन का मिड पॉइंट हो गया आपका E, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ BPC ट्राइंगल पे देखता हूँ, BPC ट्राइंगल पे अगर मैं देखता हूँ, जरा ध्यान से देखना एक चीज को। यहां मुझे पता है, यहाँ जो E है, ये आपका E है, ये BP का मिड पॉइंट है। इतना तो आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि यहां मुझे आइसोसेलेस ट्राइंगल में दिख रहा है इसका मिड पॉइंट है ये E। तो यहां पे ये वाली लाइन जो है, ये वाली इसके पैरेलल दिख रही है,
तो क्या मैं बोल सकता हूं मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ई पैरेलल है तो जी भी जो है बीसी का मिड पॉइंट होगा, सॉरी ई जो है आपका बीपी का मिड पॉइंट है तो जी भी मिड पॉइंट होगा। अगर मैं कुछ इसको इस तरीके से बनाता हूं ना, बीपीसी ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से बनाता हूं, बीपीसी, यहां मुझे दिख रहा है ई जो है बीपी का मिड पॉइंट है। अब ये लाइन जो इसके पैरेलल जाएगी और ये आपका जी पे मिल रहा है तो जी भी बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब बीसी आपकी पूरी 28 है तो बीजी कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 14 हो जाएगा। तो बीजी का मान मुझे मिल गया 14, तो यहां से लेकर यहां तक आपको मिल चुका है 14 सेंटीमीटर, और 13 बीडी का मान 13 था तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 14 माइनस 13 यानी 1 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बेसिक 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, जो आपका एंगल बाइसेक्टर बोल रखा है कि एंगल ए का बाइसेक्टर आपका बीसी के डी पे मिलता है। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि जिस रेशियो में आपके उसकी एडजेसेंट साइड होगी उसी रेशियो में आपका ऑपोजिट साइड्स डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, वहां से मुझे बीडी एंड डीसी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बीई को मैंने एक्सटेंड कर दिया, वहां से मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया, समद्विबाहु त्रिभुज मिल गया। ठीक है, अब उसका क्या होता है प्रॉपर्टी, उसके अंदर दो राइट ट्रायंगल्स होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा ए बी, क्योंकि 26 था तो बी ए पी भी आपका 26 हो जाएगा। ठीक, अब बचा हुआ ट्रायंगल क्या बना, बी पी सी। वहां मुझे पता लग गया कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो उससे जाती हुई सेम पैरेलल लाइन पीसी के पैरेलल लाइन ईजी मुझे दिख रही है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो जी भी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीजी का मान आपका हो जाएगा 28 का आधा यानी 14, और बीडी तो मुझे 13 दे ही रखा है, तो वहां से डीजी पूछा था क्वेश्चन में, तो 14 माइनस 13 यानी कि 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आपको करना है। A and B do a certain work in 11 and 1/3 days when they work on alternate days, with B beginning the work on the first day. If A alone can finish the same work in 48 days, then in how many days can B do 4 times the same work? ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब ये बोल क्या रहा है पहले हम वो देखते हैं। ये बोल रहा है कि A और B जो है वो दोनों मिलके किसी काम को 11 और 1/3 दिन में खत्म कर लेते हैं, जिसमें बोल रखा है कि ये लोग ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, यानी एक दिन पे एक ही इंसान काम कर रहा है, दूसरे दिन पे दूसरा काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें से कि बी जो है वो पहले दिन काम को स्टार्ट करता है। अब क्या बोला है, अगर ए अकेला काम करता तो वो उस काम को 48 दिन में निपटा लेता है। तो बोल रहा है कि अगर बी अकेला काम करना चाहेगा तो 4 गुना काम को वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसको आप कैसे करेंगे वो आप देखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि काम ऑल्टरनेट डेज पे होना, यानी बी पहले स्टार्ट कर रहा है, तो इस तरीके से काम चलेगा, पहले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, ऐसा चलता रहेगा ना। तो 11 और 1/3 दिन तक इसको काम को निपटाना है। अब यहाँ पे वैसे मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख देता हूँ, वरना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये हो गया बी ए बी ए बी ए बी ए, कितने दिन काम हो चुका है, 10 दिन काम हो चुका है अभी तक, और 11वें दिन बी काम करेगा, और 12वें दिन पूरे दिन हमको काम नहीं करना है, 12वें दिन केवल 1/3 दिन ही काम करूंगा, 1/3 डेज ही दिन का 1/3 पार्ट ही काम करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कर कौन रहा है 12वें दिन काम, ए कर रहा है। ठीक है, यहां से मुझे मिल गया पूरे मेरे 12 दिन का काम हो गया, जिसमें से मैं देख रहा हूँ 6 जो है ना, वो बी जो है ना वो 6 दिन काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, 6 दिन काम हो गया बी के द्वारा। ठीक, ये वर्क को इस तरीके से लिखा जाता है कि नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी कितनी लग रही है। तो अगर बी ने 6 दिन काम किया है, ये मैंने वर्क 6 दिन का हो गया, इनटू बी की एफिशिएंसी, तो ये मेरा काम मिल गया जो बी ने 6 दिनों तक किया है। ठीक है, 6b आ गया, प्लस अब ए कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन तो पूरा काम कर रहा है, 5 डेज लिख लेता हूं ए का काम, 5 इंटू ए, अगर मैं ए की एफिशिएंसी ए मान लेता हूं। ठीक, प्लस अब जो आपका कौन सा 12वां दिन है, 12वां दिन केवल 1/3 दिन ही काम हो रहा है, तो 1/3 इंटू ए हो जाएगा। यानी यहां से जो मुझे काम मिल गया वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो 6b प्लस 16/3a, ये मिल गया। ये इसका मतलब इतना आपका टोटल वर्क है जो कि कंप्लीट होना है। अब साथ ही आपको एक और चीज दे रखी है कि ए जो है अकेला 48 दिन में किसी उस काम को निपटा लेता है, सेम काम को। तो इसको मैं क्या इक्वल नहीं कर सकता हूं 48 इंटू ए के, बिल्कुल कर सकता हूं, काम उतना ही रहना है। अब पहले कंडीशन में क्या था, ऑल्टरनेट डेज पे काम चल रहा है, पहले बी ने किया फिर ए ने किया, इस तरीके से आपका काम निपट गया। वहां से मुझे टोटल वर्क मिल गया ये 6b प्लस 16/3a, और दूसरे उससे तो 48a आपको दे ही रखा है, तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं क्योंकि काम बराबर ही है। अब यहां से मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर मैं यहां देख रहा हूं, अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि किससे मैं मल्टीप्लाई करूं जो सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहां से क्या होगा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो यहां मिलेगा मुझे 9b प्लस 3 से कट जाएगा 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 72a। ठीक है, अब यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आपका आ जाएगा 64a इज इक्वल टू 9b, यानी मुझे मिल रहा है a/b इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, a हो रहा है आपका 9/64, ये आपको मिल रहा है।
यानी ए की एफिशिएंसी अगर मैं 9 यूनिट मान लेता हूं तो बी की एफिशिएंसी मुझे मिल गई 64 यूनिट। अब मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करूंगा, किसी भी उसमें रख लूंगा, या तो 48 से ए से कर लूंगा या इससे कर लूंगा। मेरे लिए आसान क्या होगा, 48 ए में निकालना, तो 48 ए से निकाल लेता हूं। ठीक है, 48 इंटू ए की एफिशिएंसी आ गई 9, तो ये हो गया टोटल वर्क। इसको आपको फर्दर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो दे रखा है हो सकता है सब कुछ कट जाए। तो यहां से मुझे मिल गया टोटल वर्क आ गया 48 इंटू 9। अब आपसे पूछा है बी को कितना टाइम लगेगा 4 गुना काम करने में, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ डेज। कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है आपका 48 इंटू 9, लेकिन ये एक ही काम है, मुझे 4 गुना काम करना है, तो इंटू 4 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है 64। ठीक, ये हो जाएगा, यहां से कट जाएगा 16 टाइम्स, 16 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 9 इंटू 3 यानी 27 मेरा आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये वन ऑफ द मेथड्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा एक आध मेथड और हो सकते हैं। ये वाला मेथड यूनिवर्सल है, मतलब कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी किसी भी तरीके से। आपको देखना है कि पहले जब ऑल्टरनेट डेज पे काम हो रहा था तो कितना काम हो गया, क्योंकि काम तो सेम रहेगा। तो मैंने वहां से देखा 6b प्लस 16/3 ए काम हो चुका है, और ये काम आपका बराबर किसके होगा, 48 ए के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 48 अगर अकेला काम करना चाहेगा उसी काम को, तो उसको 48 सॉरी ए अगर पूरा काम करना चाहेगा तो उसको कंप्लीट करने में 48 डेज लगेंगे, तो इसीलिए इक्वल टू 48 ए हो जाएगा। यहां से मुझे ए अपॉन बी मिल जाएगा 9/64। तो अगर ए की मैं एफिशिएंसी 9 यूनिट मान लेता हूं, बी की 64 यूनिट, तो उस हिसाब से टोटल वर्क कितना आ जाएगा 48 इंटू 9। अब आपसे नंबर ऑफ डेज पूछा है बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, सॉरी अपॉन बी की एफिशिएंसी। तो वहां से सॉल्व करूंगा तो 27 दिन आंसर आ जाएगा। Shushma bought 6 tables and 12 chairs in 12,000 rupees combined. If she sold the tables at 15% profit and the chairs at 10% loss, she made a total profit of rupees 300. At what price in rupees did she buy one chair? ठीक है, बढ़िया सवाल है। आपसे कह रहा है कि सुषमा ने 6 टेबल्स और 12 कुर्सियां खरीदी 12,000 रुपए कंबाइंड में। उसके बाद क्या करती है, वो सभी टेबल्स को 15% प्रॉफिट के साथ उसको बेच देती है और चेयर्स को 10% लॉस के साथ बेच देती है। इतना करने के बाद भी उसको 300 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि एक चेयर उसने कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, अब इसको आप देखना कैसे आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच की हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है, जैसे यहाँ मैं पहले ना इसको टेबल लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ मैं चेयर, और इसको मैं सॉल्व करूंगा एलिगेशन की हेल्प से। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या चीज मुझे यूज करनी है और क्या मुझे आउटपुट मिलता है। ठीक है, अगर मैं पहले टेबल के लिए ले लेता हूँ और दूसरा चेयर के लिए ले लेता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ टेबल्स को उसने सोल्ड किया, टेबल्स को बेचा, तो उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है ना, और चेयर को उसने बेचा तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए हम माइनस साइन लगा लेते हैं, तो माइनस का 10% हो गया। इतना करने के बाद उसको टोटल 300 रुपए का फायदा हुआ है। तो अगर मैं जितने रुपए का फायदा हो उसको भी परसेंटेज में चेंज कर लेता हूं तो कैसे हो जाएगा, 300 रुपए का आपको फायदा हुआ है, कितने में से, 12,000 में से, इतना हुआ है ना। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये मिल जाएगा मुझे 2.5% का मुझे फायदा हुआ है। ठीक है, जितना भी मैंने चेयर को जिस भी लॉस में या और आपका टेबल को, चेयर और टेबल को किस भी लॉस में किसी भी प्रॉफिट में बेचा, अल्टीमेटली मुझे 2.5% का फायदा हो रहा है। तो यहां हम लिखते हैं 2.5% बीच में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब इनका डिफरेंस ले लेना होता है बेसिकली, और कुछ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ 15 और 2.5 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 12.5 होगा ना। वैसे यहां मैं देख रहा हूं -10 और 2.5 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 से 0 तक 2.5 और 0 से -10 तक 10। तो अगेन ये 12.5 ही % है। इसमें आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंस देखना होता है बस। ठीक है, यहाँ से 2.5%, यहाँ से 12.5%, यहाँ से 12.5%। अगर मैं इसको रेशियो के टर्म्स में निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा, 12.5 से कट जाएगा, यानी 1:1 मुझे मिल रहा है। अब ये जो आपका रेशियो आता है ना, ये आता है आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। यानी कि जिस प्राइस में मैंने सारी टेबल्स को खरीदा था, सेम ही प्राइस में मैंने सारी चेयर्स को भी खरीदा था। यानी कि अब अगर मैं इनको कंबाइन कर लेता हूं, जैसे 12,000 आपका टोटल था ना, तो 12,000 को अगर मैं 1:1 में डिवाइड करता हूं तो यहां से मुझे टेबल की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी कितनी, 6,000, और चेयर्स की कॉस्ट प्राइस भी 6,000 मिल जाएगी। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहां से आपसे क्या पूछा था, एट व्हाट प्राइस डिड शी बाय वन चेयर, एक चेयर उसने कितने प्राइस में खरीदी थी। तो टोटल कितनी चेयर खरीदी, 12 चेयर खरीदी, और टोटल चेयर्स का जो वो था 6,000 था। तो 6,000 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा। यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपको देखना है जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है बेचने पर, वो आपको ऊपर लिख लेना है, और ओवरऑल कितना प्रॉफिट है लॉस हुआ है वो आपको बीच में लिखना है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेना है। जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसका आपको रेशियो लेना है। जो भी रेशियो में मिल रहा होगा वही उसी रेशियो में आपका
कॉस्ट प्राइस होगा जिसमें आपने खरीदा होगा। ठीक है, 1:1 मिल गया, यानी कि 6 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस भी 6000 होगा, 12 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस भी आपका 6000 होगा। उसके बाद आपसे एक चेयर का कॉस्ट पूछा तो 6000 डिवाइड बाई 12 आपको कर देना है। उसके बाद अलावा आपसे कुछ भी पूछ सकता था, हो सकता है आपसे टेबल का प्राइस पूछ लेता, सारी टेबल्स का प्राइस पूछ लेता, या कुछ भी पूछ लेता। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है। होने को ये वेटेड एवरेज से भी किया जा सकता है, बट जो बेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन बोलता है इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 45% आर बॉयज and rest are girls. If the average of girls marks is 46 and that of the boys is 54, find the average of the whole class. ठीक है, होने को ये क्वेश्चन काफी आसान है, बट हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि इसको हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर ले, 10-15 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम दो हमारी अप्रोच रहेगी। पहले अप्रोच की हम बात करते हैं, तो पहली अप्रोच रहेगी आपकी एलिगेशन। एलिगेशन से आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिएगा। जैसे सपोज करते हैं ना, यहाँ मैं गर्ल्स और बॉयज के एवरेज मार्क्स को लिख लेता हूँ इस तरीके से। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 46, तो गर्ल्स के नीचे आ जाएगा 46। बॉयज के एवरेज मार्क्स है 54, तो बॉयज के नीचे आ जाएगा 54। अब इन दोनों से मिलकर कुछ एवरेज आएगा, वही हमको फाइंड आउट करना है क्या एवरेज रहेगा। ठीक है, और साथ ही इसके बाद हम नीचे क्या लिखते हैं, गर्ल्स और बॉयज का क्या रेशियो है क्लास में। जैसे बोल रखा है कि बॉयज जो है 45% है एंड रेस्ट आर गर्ल्स, यानी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपकी 55%। इस तरीके से लिख सकता हूँ गर्ल्स बॉयज को। गर्ल्स हैं आपकी 55, बॉयज हैं आपके 45। तो अगर 5 से फर्दर डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 11:9 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको फटाफट दिमाग में ही सोच लेना है। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 11:9। ठीक है, अब इनकी हेल्प से मुझे एवरेज को फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, बेसिकली इन दोनों को ऐड करेंगे। 11 और 9 यूनिट मिलके हो जाएगी आपकी 20 यूनिट। तो इस 20 यूनिट का मान होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 46 और 54 के बीच का डिफरेंस, जो कि होता है 8। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 8/20, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 2/5। अब यहाँ पे अगर मैं कोई सी भी वैल्यू निकालना चाहूँ, सपोज मैं 9 यूनिट का मान निकालना चाहूंगा, तो कितना हो जाएगा, 9 2 18/5 यूनिट ही आ जाएगा। और अगर 11 यूनिट का भी आप निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22/5। तो ये मिल जाएगा। अब आप किसी की भी हेल्प से एवरेज को निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज जो है ना वो 46 से ऊपर होगा, बड़ा होगा, और 54 से छोटा होगा। तो अब आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 46 प्लस 18/5 निकाल लीजिए, या फिर एवरेज इज इक्वल टू कितना, 54 माइनस 22/5। तो कैसे भी आप निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना होता है, 3.6। तो 46 में आपको 3.6 ऐड करना है, यानी 49.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते थे, 54 में से आपको 4.4 सब्ट्रैक्ट करना है, तब भी आपका आंसर 49.6 ही आएगा। अब इसको आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है। जैसे आपको पता है क्या, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, बॉयज के एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, और जो एवरेज एक्चुअली में है वो हमको निकालना है। और बाकी गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 11:9 हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट डिफरेंस यानी 8। 20 यूनिट का मतलब 8, तो 1 यूनिट का मतलब 2/5। तो आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप वैल्यू निकालिए। जैसे 9 यूनिट का मान में निकालता हूं तो 18/5 यानी 3.6 आ जाएगा। अब यहाँ 46 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा ए से जो भी सब्ट्रैक्ट करूंगा 46 को, वो मुझे वैल्यू देगा 3.6। इस तरीके से आप कैसे भी आप समझ लीजिए, वहां से आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया एलिगेशन। और दूसरा हम तरीका देखते हैं जो कि आपका रहेगा वेटेड एवरेज का तरीका। इसमें हम कैसे करते हैं, ये और भी आसान है, और भी बढ़िया तरीका है। इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे आपको पता है गर्ल्स और बॉयज का दे रखा है ना, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आपको दे रखे हैं कितने, 46, बॉयज के एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 54। तो एक चीज तो आपको पता है कि जो आपका एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, कहीं ना 46 से छोटा होगा ना 54 से ज्यादा होगा। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां 46 तो ऐसे ही रहेगा, इस 54 को मैं लिख सकता हूं 46 + 8। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया इसको मैं आपको बताता हूं। अब जैसे ना मुझे यहाँ पता है गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है, वो इसको हटा देता हूं मैं, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, ये है आपका, जैसे हमने पहले भी देखा था ना, इससे पीछे किस रेशियो में था, ये था आपका 11:9 में था। इतना हमको पता है। अब ये जो 46 है, ये 11 यूनिट गर्ल्स का मान तो 46 एवरेज, मतलब 11 यूनिट गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 46 तो आ ही रहे हैं। यहाँ इस 9 यूनिट बॉयज के एवरेज मार्क्स भी 46 आ ही रहे हैं। लेकिन ये जो 8 है ना, ये 8 एक्स्ट्रा आ गया है, यानी इन 9 यूनिट जो बॉयज है इनके 8 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं एवरेज। तो यहां हम क्या करेंगे, 46 मुझे दोनों जगह दिख रहा है, तो 46 तो मेरा आंसर है ही है।
इसके साथ ही ये जो 8 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं 9 यूनिट बॉयज के, वो मुझे अलग से ऐड कर देना है। यानी इसको मैं लिखूंगा 8 मार्क्स जो एक्स्ट्रा है 9 यूनिट बॉयज के, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा क्लास के सारे बच्चों में। तो क्लास के सारे बच्चे कितने हैं, 11 और 9 यूनिट, दोनों को ऐड करूंगा तो 20 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। अब ये हो जाएगा 4 से 2 और 5, 18.5 यानी 3.6, तो अगेन 49.6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतना आपको समझाने के लिए मैंने बताया। इसमें आपको क्या करना था, जैसे मुझे दिख रहा है 46 और 54। अब देखिए, सबसे पहली बात, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो मुझे दिख रहा है 11:9। अब एवरेज 46 तो रहेगा, इससे ज्यादा ही रहेगा। और ज्यादा कितना रहेगा, जो एक्स्ट्रा आ रहा है 8। 8 किसकी वजह से आ रहा है, इस 9 यूनिट बॉयज की वजह से 8 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 8 × 9 करूंगा। अब ये जो एक्स्ट्रा आया है ये सारे क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। तो 11 और 9 दोनों को ऐड करता हूं तो टोटल 20 यूनिट बॉयज है। इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा 49.6। ठीक है, तो आपको जो मेथड बढ़िया लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे वेटेड एवरेज वाला ज्यादा आपका सही रहेगा। The monthly salaries of A and B are the same. A, B and C donate 10%, 8% and 9% of their monthly salaries to a charitable trust. The difference between the donations of A and B is rupees 400. The total donations of A and B is 900 rupees more than that of C. What is the monthly salary of C? ठीक है, बढ़िया सवाल है। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि A और B दोनों की मंथली सैलरी जो है वो बराबर है। अब A, B और C जो है वो कुछ अपना सैलरी का कुछ परसेंट दान पे दे देते हैं, ठीक है, किसी चैरिटी पे। तो अब बोला है कि जो दान हो रहा है ए और बी का जो डिफरेंस हो रहा है, जो उन्होंने डोनेशन किया उसमें जो डिफरेंस है वो 400 रुपए है। ठीक है, जबकि जो बोला है टोटल डोनेशन जो ए और बी कर रहे हैं वो 900 रुपए ज्यादा है जितना सी डोनेशन कर रहा है। तो आपसे पूछा है सी की मंथली सैलरी क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं, सबसे पहले इसने स्टार्टिंग में क्या बोल रखा है कि ए और बी दोनों की मंथली सैलरी बराबर है, और बोला है ए जो है वो आपका 10% अपनी सैलरी का डोनेट कर रहा है, बी जो है वो अपनी सैलरी का 8% डोनेट कर रहा है। ठीक है, पहली बात है ए और बी का दोनों का इनकम सेम है, तो इसको मैं ए ही कंसिडर करके कर लेता हूं। अब यहां क्या बोल रहा है, ए का 10% डोनेट कर रहा है, और इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं बी का 8%, बी को भी ए ही मान लेता हूं क्योंकि बराबर दे रखा है, तो ए का 8%। अब आपसे बोला क्या था क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशंस ऑफ ए एंड बी इज 400। ये आपका ए का डोनेशन हो गया, ये बी का डोनेशन हो गया, इसका डिफरेंस आपको 400 रुपए दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो ए का 2% मुझे मिल चुका है, कितना, 400। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है। ठीक, अभी देखिए, आपको पूरा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ए की आप मंथली इनकम निकाल सकते हैं। यहां से क्या मिल जाएगा, 1% का मान 200। तो अगर आप ए की मंथली इनकम निकालना चाहते हैं, मंथली सैलरी निकालना चाहते हैं, तो 200 × 100 यानी 20,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछा होता तो आपका आंसर आ जाता। अब इसके बाद आपसे क्या बोल रखा है कि द टोटल डोनेशंस ऑफ ए एंड बी इज 900 रुपीज मोर देन दैट ऑफ सी। टोटल डोनेशन ए और बी कितना कर रहे हैं, ए अपना कर रहा था 10%, बी कर रहा था 8%। तो बी क्योंकि ए के बराबर ही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए का 18% डोनेशन हो गया टोटल, ए और बी के अंदर 10 + 8। अब क्या बोला है, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं सी का कितना परसेंट, सी कितना डोनेट कर रहा है, 9%। तो सी का 9% अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो ये आपको दे रखा है 900 रुपए। ठीक है, साफ साफ बोल रखा है कि जितना ए और बी कर रहे हैं वो सी के डोनेशन किए हुए अमाउंट से 900 रुपए ज्यादा डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से मिल गया। अब जरा ध्यान देना, यहां मुझे पता है ए का 2% है 400 रुपए। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या मुझे मिल जाएगा, ए का 18%, तो कितना हो जाएगा, 3600। तो इसका मान है आपका 3600। ठीक, 3600 और माइनस, अगर ये 900 पहले लिख लूंगा, -900 इधर आ जाएगा, तो सी का 9% मिल गया। यानी कि सी का जो होगा, जो आपका मंथली सैलरी रहेगी उसका 9% मुझे मिल गया है 3600 - 900 यानी 2700। ठीक है, तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 300। तो यानी कि सी का 1% है 300, तो सी का 100% कितना हो जाएगा, 300 × 100 यानी 30,000। सी का 100% का मतलब और कुछ नहीं बल्कि सी की मंथली सैलरी ही है। तो यहां मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 30,000। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया नहीं है, अगर ऑप्शन दिया होता तो आप 30,000 में टिक मान लेते और आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ऑप्शन जो है वो बाय मिस्टेक छूट गया होगा। ठीक है, तो बट तरीका यही आपको करना है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यार यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।